Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. इस वीडियो में हम लोग देखो सेल ऑर्गेनेल पढ़ रहे थे और यहाँ पे आज हमारा लगभग लास्ट टॉपिक है, क्लियर है ना। और आज का जो सेल ऑर्गेनेल है वो है सेंट्रोजोम, क्लियर है। तो हेडिंग डालोगे साथ साथ। आज हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रोजोम, क्लियर है ना। अब देखो ध्यान से समझना, सेंट्रोजोम में सबसे पहला पॉइंट ये आएगा ना कि सेंट्रोजोम सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, पहले ही दिमाग में डाल लो। तो जो भी होगा ये एनिमल सेल में ही आएगा, प्लांट सेल में इसकी कोई मतलब इसका प्रेजेंस देखने को नहीं मिलेगा, क्लियर है ना। अब यहाँ कुछ कुछ पॉइंट्स पहले हिस्ट्री से हम देखते हैं, क्लियर है, जैसे डिस्कवरर वगैरह। तो पहला पॉइंट यहाँ पे लिख लोगे, ऐसे लिख लो, डिस्कवर्ड बाई, डिस्कवर्ड बाई एडवर्ड वैन वेनेडन इन 1833। किसने डिस्कवर किया? तो एडवर्ड वैन वेनेडन ने 1833 में डिस्कवर किया, क्लियर है ना। अब देखो ये जो नाम है सेंट्रोजोम, ये नाम दिया था, ये टर्म दिया था थियोडोर बोवेरी ने। वो भी पॉइंट लिख लेना, द टर्म सेंट्रोजोम was given by थियोडोर बोवेरी। एक थियोडोर स्वान भी थे, नहीं जब हमने ये पढ़ा था ना सेल थ्योरी वहां पे, तो यहाँ पे वो नहीं है, दूसरे हैं, क्लियर है। अब देखो ध्यान से समझना, इन्होंने जब डिस्कवर किया एडवर्ड वैन वेनेडन ने, तो इन्होंने देखा क्या कि जब वो मतलब माइक्रोस्कोप में जब देख रहे थे तो उन्होंने उन्होंने क्या देखा कि साइटोप्लाज्म में, ध्यान से सुनना, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस के ही पास, अब न्यूक्लियस के पास मतलब आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नजदीक, यानी इनसाइड द साइटोप्लाज्म नियर द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्लियर है ना। उन्होंने कुछ स्ट्रक्चर्स देखे, क्लियर है। अब इसी स्ट्रक्चर को बाद में नाम दिया गया क्या? तो सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम में देखो होता क्या, और भी जब इसे और स्टडी किया गया और भी मतलब सही तरीके से इसे पढ़ा गया, तो इसमें क्या पाया गया ना कि सेंट्रोजोम में दो माइक्रो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब छोटे छोटे सिलेंडर शेप के। और समझ में, माइक्रो मीन्स बहुत छोटा, सिलेंड्रिकल मीन्स सिलेंडर शेप का। तो सिलेंडर शेप का दो छोटा छोटा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रियोल्स। यानी सेंट्रोजोम के अंदर क्या है? तो सेंट्रियोल्स है। सेंट्रोजोम इनक्लोजेज टू माइक्रो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स विच आर नोन एज सेंट्रियोल्स। अब ये जो दोनों सेंट्रियोल्स होते हैं ना, ये दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बना के रहते हैं, मतलब कुछ इस तरीके से, एक ऐसे है तो दूसरा इस तरीके से, ऐसे देखो, क्लियर है ना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो, देखो एक ऐसे है तो दूसरा ऐसे ऐसे रहता है, क्लियर है ना, 90 डिग्री बना के। तो ये क्या हो गए? दोनों माइक्रो सिलेंड्रिकल यानी सेंट्रियोल्स। ध्यान से सुनना, सेंट्रोजोम, इसके अंदर सेंट्रियोल्स। तो सेंट्रियोल्स कैसे अरेंज होते हैं? तो दोनों सेंट्रियोल्स एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बनाकर रहते हैं, यानी राइट डिग्री यानी राइट एंगल पे अरेंज होते हैं, क्लियर है ना। पाया कहाँ जाएगा? तो एनिमल सेल में। अब जो मेन पॉइंट यहाँ पे पढ़ना है ना, जहां से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, वो है इसका फंक्शन। तो उसे पढ़ेंगे, पहले यहाँ पे लिख लो, थोड़ा सा कुछ पॉइंट लिख लोगे, यहाँ पे लिखना है यहाँ पे, दीज आर अ स्मॉल एंड नेकेड ऑर्गेनेल फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। कहाँ पाया जा रहा है? तो साइटोप्लाज्म में। किसके पास? तो नियर द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कहाँ पाया जा रहा है? तो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास में पाया जा रहा है। कहाँ? तो साइटोप्लाज्म में, याद रखोगे। इसके बाद एक पॉइंट यहीं पे लिख लेना, पॉइंट बना के लिख लेना, सिंपली लिख लो, इट इज ओनली प्रेजेंट
इन एनिमल सेल्स। और क्या होगा तो एब्सेंट इन प्लांट सेल। अब देखो मेन मैंने क्या बोला था, इसका फंक्शन समझेंगे। फंक्शन समझना, तो फंक्शन समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा क्रोमोजोम समझना होगा फिर से, क्योंकि इसका फंक्शन सीधा सा रिलेटेड है क्रोमोजोम से। क्रोमोजोम का ना सेपरेशन करता है। अगर मैं एक लाइन में इसका फंक्शन बोलूं तो इट हेल्प इन सेपरेशन ऑफ क्रोमोजोम बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। तो अभी दोनों ही चीज आपके लिए बिल्कुल ही नया हो जाएगा। स्पिंडल फाइबर क्या होता है, क्रोमोजोम क्या होता है ना, तो समझेंगे इसे थोड़ा सा। देखो होता क्या है, सेल डिवीजन समझना। सेल डिवीजन वैसे हमें पढ़ना नहीं है, 11th क्लास में सेल बायोलॉजी अलग से पढ़ोगे, सेल साइकिल, वहां मेन फोकस दिया जाएगा सेल डिवीजन पे। देखो 11th में दोनों चैप्टर आएंगे, एक तो ये यूनिट ऑफ लाइफ सेल भी आएगा और साथ साथ सेल साइकिल भी आएगा। तो यूनिट ऑफ लाइफ सेल में ना लगभग इतना ही पढ़ोगे जितना मैंने पढ़ाया ना आपको 9th में, तो इससे थोड़ा बहुत ज्यादा पढ़ोगे आप, बेसिकली क्लियर है ना। लेकिन लगभग यही पढ़ोगे, 60% पॉइंट्स यही होंगे, 40 और 30% पॉइंट्स नए होंगे। लेकिन जो सेल साइकिल होगा वो तुम्हारा बिल्कुल ही नया हो जाएगा। आ रहा समझ में। तो सेल साइकिल हमें यहाँ पे पढ़ना भी नहीं है, लेकिन फिर भी समझेंगे। ध्यान से समझना कि ड्यूरिंग मतलब कि सेल डिवीजन के टाइम क्या होता है, मैंने थोड़ा बहुत बताया था आपको कि न्यूक्लियस के अंदर जो तुम्हारा क्या था प्रेजेंट, तुम्हारे क्या थे जो इस तरीके से प्रेजेंट थे ना, इसको क्या बोल रहे थे हम, क्रोमेटिन फाइबर। जैसे क्या बोल रहे थे, क्रोमेटिन फाइबर। तो ये क्रोमेटिन फाइबर ही आगे जाके क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर रहा था भाई, कंडेंसेशन, कंडेंस हो रहा था ना सेल डिवीजन के टाइम, मैंने आपको समझा रखा है। तो देखो हुआ क्या समझना, देखो इस तरीके से समझोगे। ये देखो क्रोमोसोम है, ये तो क्रोमोसोम समझ ही रहे होगे, क्लियर है ना, ये क्रोमोसोम, ये कंडेंस हो चुका ऑलरेडी, ये क्रोमोसोम है। अब देखो क्रोमोसोम है, तो इस क्रोमोसोम में क्या होता है ना कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसे हम बोलते हैं 2n2c। ठीक है, वैसे इसे रहने दो, ये भी समझ में नहीं आएगा। सीधा सा समझो, यहाँ पे क्या है कि इसके दो आर्म्स हैं इधर, अरे समझ में, दो आर्म्स हैं, बीच में एक प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जो इसे बांध के रखे हुए, क्लियर है ना। अब इसे सेंट्रोमियर भी बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे समझना, जब कॉपी डीएनए इसी के अंदर प्रेजेंट है ना, डीएनए की कॉपी होगी तो क्रोमोसोम की भी कॉपी होगी यहाँ पे बेसिकली। तो फाइनली इसका जो डिवीजन होने वाला होता है सेल का, तो इन्फॉर्मेशन को क्या होना होता है, स्प्लिट होना होता है दो भाग में, यानी कॉपी होके एक इधर एक इधर। तो देखो ऐसे समझो, ये पूरा ही समझो एक सेल के अंदर चल रहा है और ये तुम्हारा क्या है तो क्रोमोसोम है। अब देखो जब इसमें मतलब कॉपी होगी ना, तो इसके जो आर्म्स है ना वो इस तरीके से कॉपी करके और दो आर्म्स का फॉर्मेशन करेगा। आ रहा समझ में। तो अब देखो इस क्रोमोसोम में ना कितने आर्म्स हो गए हैं, तो दो दो इधर यानी टोटल चार हो गए हैं। आ रहा समझ में, पहले दो आर्म्स थे, अब कितने आर्म्स हो गए हैं, चार आर्म्स हो गए हैं। अब यहीं पे समझना, ये चार आर्म्स हो गए, तो देखो इसी को मैं समझा रहा था। जो पहला वाला स्ट्रक्चर था वो था 2n2c। 2n स्टैंड फॉर की डिप्लॉइड सेल है, तो डिप्लॉइड सेल ही है एक्चुअली। और 2c क्या है, अच्छा 2n का मतलब समझते हो ना कि पेयर में है क्रोमोसोम, क्लियर है ना। और यहाँ 2c क्या है, तो इसके दो आर्म्स थे ना शुरू शुरू में, तो 2c। लेकिन अब ये क्या बन चुका है, 2n2c से बन चुका है 2n4c। आ रहा समझ में। 2n2c पहले स्ट्रक्चर था, 2n मतलब डिप्लॉइड सेल था, लेकिन आर्म्स कितने थे, तो दो ही थे। अब क्या है कि अभी भी डिप्लॉइड सेल ही है, लेकिन आर्म्स कितने हैं, तो चार हो गए हैं, कॉपी हो चुका है ना इसका। आ रहा समझ में। तो इसी को अब सेपरेट करना हमें दो भागों में। आ रहा समझ में। तो देखो भले ही ये चार आर्म्स हो चुके हैं, लेकिन ये बीच में इसको क्या कर रखा है, पकड़ रखा है, इसी को हमें सेपरेट करना है। तो कैसे होगा, तो देखो इसी में हेल्प करता है तुम्हारा सेंट्रियोल्स। सेंट्रोसोम में जो दो सेंट्रियोल्स होते हैं ना, वो जब ये काम चल रहा होता है ना, जब ये मतलब कि कॉपी का काम चल रहा होता है, कॉपिंग का, तो वो क्या होता है, जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो धीरे धीरे अलाइन हो जाते हैं दोनों ही पेरीफेरी पे, यानी एक सेंट्रियोल इधर आ जाता है, दूसरा सेंट्रियोल इधर आ जाता है, इस तरीके से। आ रहा समझ में। अब देखो ये सेंट्रियोल क्या करता है, ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर है ना, इसके साथ इस तरीके से एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ये ऊपर वाले के साथ भी। आ रहा समझ में। अब ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म किया ना, तो इसी को बोलते हैं हम स्पिंडल फाइबर। और बीच में तो क्रोमोसोम है हमारा, तो ये स्पिंडल फाइबर बनाया। अब क्या करेगा, इस तरीके से देखो ध्यान से, यहाँ से दोनों को खींचेगा। अरे समझ में,
तो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट क्या होगा, जब इसे खींचेगा ना तो एक क्रोमोसोम इधर आ जाएगा और दूसरा क्रोमोसोम इधर आ जाएगा, हुआ कि नहीं। अब जब दोनों अलग अलग हो गए, दोनों के पास इंफॉर्मेशन है, तो एक सेल उधर अलग से बन जाएगा और एक सेल इधर अलग से बन जाएगा, और यही तो होता है सेल डिवीजन। आया थोड़ा सा समझ में। तो ये क्या कर रहा है, सेल डिवीजन में इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, इसे याद रखोगे, ठीक है ना। यहाँ पे एक क्वेश्चन भी पूछ सकते हो तुम कि सर ये तो एनिमल सेल का आपने बता दिया, क्योंकि सेंट्रोजोम कहाँ प्रेजेंट है, तो एनिमल सेल में, अभी अभी देखो मैंने लिखा है, ठीक है ना, प्लांट में तो है नहीं। तो क्या प्लांट में क्रोमोसोम का कॉपी, क्या डीएनए का कॉपी नहीं होता है क्या, तो बिल्कुल होता है, वहां भी होता है। अगर नहीं होगा ना तो फिर स्पेसीज ही चेंज कर जाएगा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते जाते, समझ रहे हो बात को, फील आ रहा है ना। तो देखो, तो इसीलिए वहां पे बस एक पॉइंट हमें अलग से लिख लेना होगा कि जो सेंट्रियोल्स का जो फंक्शन है, जो भी फंक्शन मैंने अभी बताया, वो फंक्शन प्लांट के केस में एक दूसरा स्ट्रक्चर है जिसे हम बोलते हैं पोलर कैप्स, और वही वो फंक्शन परफॉर्म करता है, तो उसे मैं अलग से नोट बना के लिखवा दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, दिख रहा है ना, बिल्कुल। इट helps in formation of spindle fiber during what, तो during सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के टाइम ये क्या करता है, तो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करवाता है। इसी में चाहो तो लिख सकते हो स्पिंडल फाइबर helps in separation of क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के सेपरेशन में मदद करेगा कौन, तो स्पिंडल फाइबर। हाँ, और एक नोट भी लिखेंगे हम लोग यहीं पे, ये एक नोट लिख लेंगे यहाँ पे स्टार बना के कि इन प्लांट सेल द फंक्शन ऑफ centrioles is performed by polar caps। ये क्या होता है हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन इसका नाम जरूर याद रखना, कहीं कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ सकता है, क्लियर है ना। तो यहाँ पे कौन कर रहा है, तो पोलर कैप का फॉर्मेशन कर रहा है। एक चीज और यहीं पे लिख लेना, एक पॉइंट और, लास्ट पॉइंट होगा वो हमारा, तो यहीं पे लिख लेना एक पॉइंट, centrioles also help in formation of basal bodies। बेसल बॉडीज क्या होता है, ये भी बिल्कुल आगे पढ़ना है। यहाँ पे ना 9+2 का अरेंजमेंट होता है कुछ कुछ समथिंग, जिसके बाद कि ये सीलिया और फ्लैजला का फॉर्मेशन करता है। सिंपल से यहाँ लिखेंगे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ बेसल बॉडी विच अल्टीमेटली फॉर्म्स सीलिया एंड फ्लैजला। सीलिया फ्लैजला आपको अगले क्लास में पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है ना, यानी 11th में पढ़ाऊंगा, यहाँ पे नहीं पढ़ना है मैं। और सेल अब 11th में ही मिलेगा पढ़ने को, 10th में सेल नहीं मिलेगा दोबारा से पढ़ने को, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो भी है उतना काफी आपके लिए, बाकी सब आगे की क्लास में मैं वीडियो अपलोड करूंगा, आप भी आगे क्लास में चले जाओगे, फिर पढ़ लेना आप, ठीक है ना। तो इतना से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा आपका, तो इतना आपको समझ में आ गया कि ये, अच्छा सीलिया फ्लैजला थोड़ा सा आप समझ सकते हो, ये दोनों ना लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं, क्लियर। जैसे पैरामीशियम आपने सुना होगा, तो पैरामीशियम के पूरे बॉडी पे ही क्या प्रेजेंट होता है, एक छोटे छोटे मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, उसी के हेल्प से वो क्या करता है, मूवमेंट करता है। आपने यूग्लिना सुना होगा, ठीक है ना, तो वहां उसके मौथ वाले पोर्शन में खास करके दो लंबे से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम
फ्लैजला बोलते हैं। तो इन सभी से वो क्या करता है, लोकोमोशन करता है एक तरीके से, क्लियर है ना, लोकोमोटरी ऑर्गन्स हो जाएंगे इसके। तो इतना ही पढ़ना है हमें सेल में। अब देखो यहाँ पे ना एक क्वेश्चन रह गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, क्योंकि हमने देखो हर ऑर्गेनल को पढ़ा एक एक करके, तो हर ऑर्गेनल में ना कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे आ रहे होंगे कि इट इज प्रेजेंट इन ओनली एनिमल सेल, इट इज प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल, ये दोनों में प्रेजेंट है, ऐसे ऐसे समथिंग समथिंग है ना, और भी कुछ कुछ डिफरेंसेस आए होंगे। तो उन्हीं सब डिफरेंसेस को हम क्या करेंगे, एक साथ लिख लेंगे, ठीक है ना। और अगर वो मैं नहीं भी करवाऊं तो आप खुद से भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लिख ही देता हूँ आपको, बस लिख देता हूँ और समझा देता हूँ, ठीक है ना। तो इसे जल्दी से नोट करो, फिर मैं मिलता हूँ डिफरेंस के साथ, ठीक है ना। तो देखोगे, अब ये लास्ट टॉपिक बस बच गया हमारे चैप्टर का। एक क्वेश्चन है, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, बस सिंपल था। हम यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे एक एक करके। तो चलो इसे शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो बेसिक डिफरेंस है, देखो ध्यान से समझना, प्लांट सेल एनिमल सेल। प्लांट सेल में जो सेल्स होते हैं, यानी प्लांट में जो सेल्स होते हैं और एनिमल में जो सेल्स होते हैं, तो तुम ही समझो ज्यादा एक्टिव कौन होता है, एनिमल वाला सेल। प्लांट के तो सेल मोस्टली डेड ही होते हैं, आपको पता है, ये सब क्लियर है ना। नहीं पता है तो टिश्यू में और भी डिटेल में समझाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो देखो, जो जितना एक्टिव सेल होगा ना, वो उतना ही स्मॉलर होगा, ये आप याद रखना। आपको मैंने एक साइज का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया था, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो से, क्लियर है ना। तो जो जितना ही छोटा होगा वो उतना ही ज्यादा एक्टिव होगा। तो यहाँ जरूर याद रखना कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में अगर कंपेयर करें हम, तो एनिमल सेल जो होगा वो स्मॉलर होगा एज कंपेयर टू द प्लांट सेल। तो पहला पॉइंट लिख लेंगे, प्लांट सेल्स आर larger in size as compared to the animal cell। क्लियर है, दिख रहा है ना आपको। एनिमल सेल के कंपैरिजन में ये क्या होगा, तो लार्जर होगा। यहाँ क्या लिख लोगे, तो यहाँ सिंपली लिख लो, दे आर स्मॉलर इन साइज देन द प्लांट सेल। आ रहा है समझ में। ये तुम्हारा पहला पॉइंट हो गया। क्या हो गया कि प्लांट क्या है, तो प्लांट के सेल्स क्या होंगे, तो बड़े बड़े होंगे, और एनिमल के सेल क्या होंगे, तो छोटे छोटे, क्योंकि इसकी एक्टिविटी क्या होती है, तो ज्यादा होती है, ज्यादा एक्टिव होता है, क्लियर है ना। अगला पॉइंट लिखना है इसी में, सेल वॉल इज प्रेजेंट अराउंड द सेल मेम्ब्रेन। देखो याद करो, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर था जिसे हम सेल वॉल बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पे सेल वॉल क्या होगा, तो एब्सेंट होगा। तो सिंपली लिख लेना, सेल वॉल इज क्या है, तो एब्सेंट। सेल वॉल क्या है, एब्सेंट है। यहाँ सेल वॉल होगा, यहाँ सेल वॉल नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, प्लास्टिड्स के बारे में तुम ही बताओ, प्लास्टिड्स क्या होगा, कहाँ प्रेजेंट होगा, एनिमल में या प्लांट में। तो यहाँ लिख लेना, प्लांट में प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट। तो यहाँ क्या लिख लोगे, प्लास्टिड्स आर एब्सेंट। वैक्यूल्स में भी कुछ था ना प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नहीं, एक्चुअली डिफरेंस। तो वैक्यूल्स जो एनिमल सेल में था, वो या तो एब्सेंट था, या तो था तो छोटे छोटे और ढेर सारे थे। प्लांट सेल में क्या था, एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट था। यहाँ लिख लो, ए लार्ज एंड सेंट्रल वैक्यूल इज प्रेजेंट। यहाँ पे क्या लिख लेना, तो सिंपल सा लिख लेना, vacuoles are either absent or if present they are small
एंड न्यूमेरस, ये यू है, न्यूमेरस, क्लियर है ना, यानी ढेर सारे होंगे, छोटे होंगे पर ढेर सारे होंगे, क्लियर है इतना। नेक्स्ट पॉइंट लिखना गोल्गी बॉडी का, गोल्गी बॉडी इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ यूनिट्स, ढेर सारे छोटे छोटे यूनिट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, जिसे क्या बोलेंगे हम, नोन एज डिक्टियोसोम, याद है ना, प्लांट में गोल्गी बॉडी को डिक्टियोसोम बोल रहे हैं, तो गोल्गी बॉडी का जो यूनिट होते हैं ना उसे ही डिक्टियोसोम बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, तो गोल्गी बॉडी को गोल्गी बॉडी बोलेंगे एंड दे आर वेल डेवलप्ड, तो सिंपली लिख लेना गोल्गी बॉडी इज वेल डेवलप्ड, क्या है, तो बहुत ही सही तरीके से ये डेवलप हो चुका है, वेल डेवलप्ड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम्हारा हो गया प्लास्टिड का भी हो गया, गोल्गी बॉडी का भी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस लाइज, हाँ प्लांट सेल है ना, तो प्लांट सेल में क्या होगा, पेरीफेरी में होगा, यानी कि बाउंड्री के आसपास होगा, लेकिन यहाँ क्या होगा, सेंटर में होगा। न्यूक्लियस लाइज एट पेरीफेरल रीजन, कहाँ पाया जाएगा, तो पेरीफेरल रीजन में, लेकिन यहाँ क्या है, न्यूक्लियस लाइज इन द सेंटर, कहाँ पाया जाएगा, तो बिल्कुल ही सेंटर में पाया जाएगा, यानी कि बीचों बीच में पाया जाएगा। इतना समझ में आया आपको। एक लास्ट पॉइंट है जो अभी अभी हमने पढ़ा है, यानी कि अभी क्या पढ़ रहे थे, सेंट्रियोल्स ना, तो उसके बारे में बताओ। तो सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल्स आर, क्या होगा, प्लांट में है ना हम, तो एब्सेंट लिख देंगे, इसका काम कौन करता है, पोलर कैप, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे, तो सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट, क्या होगा, तो प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। इतना ही था हमारे इस चैप्टर में, एक एनिमल सेल और प्लांट सेल का डायग्राम रह गया, नहीं उसे आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, एनसीईआरटी निकालना और खुद से बनाने का प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। तो इतना आपको समझ में आ गया ना, ये यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हुआ। अब देखो क्या करते हैं ना हम लोग, नेक्स्ट चैप्टर से मतलब नेक्स्ट चैप्टर से मिलेंगे हम लोग, लेकिन कुछ समय बाद, ठीक है। यहाँ पे कुछ दिनों का गैप दे रहे हैं आपको, करना क्या है, सुन लो, इस पूरे चैप्टर का नोट्स आपको सही तरीके से कंप्लीट करना है, आपके खुद के लिए, मैं आपसे नहीं मांगने जा रहा हूँ, ना ही मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ आपको करना है नहीं करना है, बस मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, आप इसका नोट्स कंप्लीट करो, ये आपको आगे की क्लास में भी जरूर यूजफुल होगा, आ रहा समझ में, रिवीजन करने के लिए भी आपको यूजफुल होगा, और एग्जाम में बिल्कुल भी इधर उधर से क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा, इसकी गारंटी लेते हैं हम, ठीक है ना, फालतू क्वेश्चन आएंगे ही नहीं, क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी अब इतना फालतू पढ़ा दिया ना, तो अब इससे ज्यादा फालतू क्वेश्चन कहाँ से आएगा, क्लियर है ना। अब देखो, हाँ एक चीज और, मैं क्या करूंगा, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, कुछ सही मतलब सही जो बुक्स होते हैं ना थोड़े से हाई लेवल के, वहां से एमसीक्यू क्वेश्चंस उठाऊंगा मैं, ठीक है, मैं उसे टाइप करूंगा, और किसी दिन मैं पीपीटी के थ्रू लाइव आकर वो क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, तो उस समय आपको भी लाइव आना है, मैं नोटिफिकेशंस आपको दे दूंगा, ठीक है ना, कब मैं वो करने जाऊंगा सेशन, तो उसमें हमारे क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू। लेकिन सुनो, एमसीक्यू क्वेश्चंस करने से फायदा ये होता है हमें कि एमसीक्यू क्वेश्चन में जैसे ऑप्शंस भी तो होते हैं ना, चार चार ऑप्शंस होते हैं, अब जब टीचर उसे डिस्कस कर रहा होता है तो वहाँ पे जितने भी ऑप्शंस होते हैं उसके बारे में भी डिस्कशन हो जाती है। अब कोई ऑप्शंस आ गया, उससे रिलेटेड कोई टॉपिक आ गया, वो टॉपिक में भी आपका गलती से छूट गया हो, स्किप कर गया हो पढ़ाते समय, छोटे मोटे पॉइंट्स स्किप कर गए हो, अक्सर हो जाता है ये सब, है ना, तो वो सारे पॉइंट्स ना एमसीक्यू में क्लियर हो जाते हैं। यानी एमसीक्यू सेशन अगर आप सही तरीके से करते हो, अगर आप 100 एमसीक्यू क्वेश्चन कर लेते हो ना सही तरीके से, सिर्फ आंसर नहीं टिक करना है, उसको सही तरीके से करना है डिस्कस करके, तो वहां पे तुम्हारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, जिसके जिसके बाद ना
तुम्हें अगर क्वेश्चन आंसर भी लिखना हो किसी क्वेश्चन का, तो उसमें भी ना वो एक तरीके से हेल्प करता है, ठीक है। तो वो हम करेंगे, उसके लिए एक्चुअली कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, वो मैं पूरा कर लेता हूँ इन कुछ दिनों में, अगर हो जाता है, क्योंकि अभी देखो लॉकडाउन चल रहा है तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम मुझे भी आ रहा है। तो अगर जैसे ही वो मेरी ज़रूरतें पूरी होती है, मैं वो सेशन लाऊँगा और उसमें आपको आना है, क्लियर है ना? मैं टेलीग्राम पे आपको बता दूँगा कि कब वो सेशन शुरू होगा। तो टेलीग्राम का लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको देखो, कुछ बच्चे शायद कर नहीं पा रहे थे, बोल रहे थे यहाँ पे क्लिक करते हैं सर कुछ होता नहीं है। टेलीग्राम वैसे ज्वाइन नहीं होगा, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में टेलीग्राम का ऐप इंस्टॉल करना होगा, उसे रजिस्टर करना होगा, उसके बाद आपको लिंक पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे ना, वो आपको रीडायरेक्ट कर देगा टेलीग्राम ऐप में, और वहाँ पे जाके आपको डायरेक्ट नीचे में ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, आपको बस उस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओगे। और वहाँ पे देखो सारे अपडेट्स भी मैं पोस्ट करता रहता हूँ, ठीक है ना? तो चलो ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हम लोग मिलेंगे अब नए चैप्टर के साथ, और उस चैप्टर का नाम क्या है? टिश्यू, ठीक है ना?